नमस्कार, मैं सुमन शेखावत। आज हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के पहले पाठ फसल उत्पादन एवं प्रबंधन के अभ्यास प्रश्नों को आगे करेंगे। पहले वाले भाग में हमने 4 तक कर लिए थे प्रश्न। आज हम यहाँ हमारा 5वां प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रश्न में उर्वरक और खाद के बीच में अंतर पूछा गया है कि उनमें क्या विभेद है। तो पहले हम खाद के विषय में चर्चा कर लेते हैं। अध्याय में हमने खाद और उर्वरक दोनों ही के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन किया है। हम जानते हैं कि खाद और उर्वरक दोनों जो हैं वो फसल के लिए, किसी पादप के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं और दोनों ही जो है वो आवश्यक भी हैं। तो पहले जो है खाद के बारे में अध्ययन करेंगे। खाद जो है एक प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ है, प्रकृति में ही निर्मित होता है और इसका निर्माण जो है वो गोबर, जैसे कि ये पशु अपशिष्ट पदार्थ है, इसके द्वारा, और पादप अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं या पादपों के जो अवशेष होते हैं, जैसे उनकी पत्तियां हैं, टहनियां हैं, जड़ें वगैरह जो है, ये पादप जो होता है जब वो भूमि में मिल जाता है या पत्तियां वगैरह गिर जाती है या सूख जाते हैं वो, तो उसके बाद वो मृदा में मिक्स हो जाते हैं। तो इनसे जो है इस खाद का क्या होता है, निर्माण होता है। दूसरा ये है कि इससे ये जो खाद है उसे खेतों में ही बनाई जाती है। खेतों में जो है वो इस प्रकार से पशु अपशिष्ट को और पादप अपशिष्टों को एक साथ रख के एक स्थान पर रख दिया जाता है। कुछ समय बाद, या फिर गड्ढे बनाए जाते हैं, इनके अंदर इनको भर दिया जाता है। कुछ समय बाद जो है वो इनका विघटन होकर और ये खाद में रूपांतरित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से खेतों में तैयार की जाती है या बनाई जाती है। अगला पॉइंट है हमारा कि खाद जो होते हैं इसमें और क्या होती है, क्योंकि इसमें पादप अपशिष्ट मिक्स होते हैं, इसी वजह से इसमें एक पदार्थ ह्यूमस का निर्माण होता है। और ह्यूमस जो होता है उसकी सबसे अधिक विशेषता ये होती है कि ये प्राकृतिक रूप से मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इसके अलावा खाद के अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस, ये जो होते हैं इनकी कम मात्रा पाई जाती है, क्योंकि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जो होते हैं वो मृदा में बहुत कम मात्रा में होते हैं और ये जो है वो रासायनिक पदार्थ हैं। इस वजह से जो उसमें कम उपस्थिति का कारण जो है वो मृदा में इनकी मात्रा कम होने के कारण खाद के अंदर इनकी मात्रा जो है वो कम होती है। आगे हम उर्वरक के बारे में अध्ययन करेंगे। उर्वरक जो है वो कृत्रिम लवण है, क्योंकि उर्वरकों को फैक्ट्रियों में मानव द्वारा विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। चूँकि इनमें रासायनिक पदार्थ होते हैं, इसीलिए ये क्या है, रासायनिक जो है वो पदार्थ है और ये लवण है एक प्रकार के, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके और इनका निर्माण किया जाता है। उर्वरकों को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा। उर्वरक जो होते हैं, क्योंकि इनमें जो पशु और पादप अपशिष्ट नहीं होने के कारण इनमें ह्यूमस जो होता है वो नहीं होता, इसलिए इसकी उर्वरक क्षमता जो होती है वो बढ़ाने की जो कैपेसिटी होती है वो खाद की तुलना में क्या होगी, कम होगी। उर्वरक में पादप पोषक, क्योंकि अपन पहले इस बारे में अपन ने अध्ययन किया है कि जो ये NPK फर्टिलाइज़र्स जो हैं ये रासायनिक पदार्थ हैं, इसलिए उर्वरक जो है वो भी रासायनिक ही है। तो इनमें जो है वो सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस जो है, जिन्हें हम शॉर्ट में NPK कहते हैं, की प्रचुर मात्रा होती है उर्वरकों में, और खाद में इसकी होती है कमी। उदाहरण के लिए जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, ये सभी क्या है, उर्वरक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि सिंचाई किसे कहते हैं और जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सामान्य
तौर पे हम ये कह सकते हैं कि पौधों को पानी देना ही सिंचाई है। लेकिन अगर हम समय समय पर इसको एक निश्चित अंतराल के बाद देते रहें तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंचाई कहेंगे। सिंचाई की जो विधियां हैं, सिंचाई की दो विधियां हैं, छिड़काव विधि और ड्रिप तंत्र विधि। छिड़काव विधि जो होती है उसके अंदर पाइपलाइंस होते हैं जिसमें कि फनल्स बिछे हुए रहते हैं। पाइपलाइंस बिछी हुई रहती है जिनके ऊपर जो है वो फनल लगे रहते हैं, नोज़ल लगी रहती है। और मुख्य पाइपलाइन से जब जल गुजरता है तो ये नोज़ल्स या फनल्स जो होते हैं वो घूमने लगते हैं और पूरी भूमि पर, मृदा पर इस प्रकार से वर्षा करते हैं जल की, जैसे कि नेचुरल बारिश हो रही हो उस प्रकार से जो है पानी का छिड़काव करते हैं, जिससे कि पूरी फसल को इक्वल मात्रा में जो है वो पानी मिलता रहता है। ये जो विधि है वो भी ऐसे क्षेत्रों के लिए है जहाँ की जल जो है वो कम मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है ड्रिप तंत्र विधि। ड्रिप तंत्र विधि में पाइपलाइंस जो होती है वो उसी की तरह ही खेत में ज़मीन पे जो है बिछी रहती है, भूमि के संपर्क में रहती है। और ये जो विधि है वो अधिकांशतः असमतल जो भूमि है खेतों की वहाँ यूज़ की जाती है। और इसके अंदर उन पाइप्स के अंदर छोटे छोटे से छेद होते हैं और जब जल इनमें आता है तो उन पाइपों से पानी जो है वो बूंद बूंद करके और डायरेक्ट जो है वहाँ की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, उस मिट्टी के अंदर जाता है और सीधा क्या होता है कि जड़ों को प्राप्त होता है पादपों के। तो इस विधि में बिल्कुल भी पानी वेस्ट नहीं होता है और कहीं भी पानी की जो है वो हानि नहीं होती। और क्योंकि बूंद बूंद करके सिंचाई का कार्य इस पद्धति के अंदर होता है, इसलिए इसे बूंद बूंद विधि भी कहा जाता है। इस विधि का उपयोग बहुत कम जल वाले क्षेत्रों में किया जाता है, जहाँ पे जल की बहुत कमी होती है, वहाँ पर ये विधि एक प्रकार से प्रधान स्वरूप है। अगला प्रश्न हमारा 7, यदि गेहूं को खरीफ ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? चर्चा कीजिए। गेहूं, हमें सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि गेहूं किस प्रकार की फसल है, रबी की फसल है, खरीफ की फसल है, और फिर पता ये भी होना चाहिए कि ये फसलें जो है वो कौन से सीज़न में उगाई जाती है, किस प्रकार की, किस ऋतु की फसल जो है उसे खरीफ और ऋतु जो है वो रबी की कहा जाता है। तो जो गेहूँ की फसल है वो एक प्रकार की क्या है? रबी की फसल है। और रबी की फसल का जो सीज़न है वो है अक्टूबर से फरवरी के बीच का, जबकि खरीफ की फसल जो है उनका सीज़न जो है वो जून से सितंबर के बीच रहता है। यदि हम गेहूं की फसल को खरीफ की सीज़न में उगाएंगे तो उस समय क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है, खरीफ की सीज़न ऋतु जो होती है उसमें वर्षा का मौसम रहता है, और उस समय अगर हमने गेहूँ बोए तो गेहूँ जो होगा उसकी जड़ों को अधिक मात्रा में क्या मिलेगा? पानी मिलेगा, यानी आवश्यकता से अधिक, क्योंकि बारिश के समय खेत वगैरह जो होते हैं वो पानी से भरे रहते हैं और पौधे को जो है वो पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, जिससे क्या होगा कि इसकी जड़ें गल जाएगी, फसल जो है वो ख़राब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो छोटे शब्दों में यही कह सकते हैं कि गेहूं की फसल को खरीफ की ऋतु में उगाई जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी अधिक पानी के कारण। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। चूँकि प्रश्न व्याख्या कीजिए है इसलिए हमें इसको थोड़ा सा विस्तृत रूप से एक्सप्लेन करना पड़ता है कि एक अगर फसल लगातार फसल बोई जाएगी तो क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। अब इसके साथ साथ हमें क्यों हो जाएगी ये कारण भी पता होना चाहिए, और अगर ऐसा हो तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए या किसान कैसे प्रयास करते हैं, इन सबको यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे। तो खेत में लगातार एक फसल अगर बोई जाए या एक ही प्रकार की फसल बोई जाए तो मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी आ जाएगी, क्योंकि हर एक फसल जो होती है उनकी ये विशेषता होती है कि वो कुछ खास, कुछ पर्टिकुलर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ही एब्जॉर्ब करती है, यानी कि विशेष प्रकार के पोषक तत्वों को वो ग्रहण करती है।
और अगर वो वही फसल बोई जाएगी या लगातार फसलें बोई जाएगी तो वो क्या करेगी, मृदा के अंदर उन पोषक तत्वों की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उर्वरक क्षमता कम हो जाएगी। अब अगर चलो कि फसल बोने से उर्वरक क्षमता कम हो गई, अब इसकी उर्वरकता को बनाए रखें, इसके लिए क्या करें या किसान क्या उपाय करेगा। तो किसान जो होता है एक पद्धति अपनाता है जिसे हम कहते हैं फसल चक्र प्रक्रिया। या तो एक फसल लगातार फसल ना बोएं, एक सीज़न छोड़ दें। इस प्रकार से तो हम मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रख सकते हैं कि जिस समय फसल उगाएंगे नहीं और कुछ समय के लिए छोड़ा जाएगा तो मिट्टी पुनः रिकवर हो जाएगी। यदि फसल बोना चाहते हैं कि तो फसल बदल के बोना, जैसे गेहूं को बोया है तो अगली बार जो है किसी और चीज़ की फसल बोएं। तो इस प्रकार से फसल चक्र प्रक्रिया को अगर अपनाया जाएगा तो भी मिट्टी की उर्वरकता को जो है वो रखा जा सकता है। अगला हमारा प्रश्न है 9, खरपतवार क्या है, हम उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें मालूम होना चाहिए कि खरपतवार होती क्या है। तो खरपतवार जो होते हैं वो पौधों के साथ उगने वाले व्यर्थ पौधे होते हैं जो कोई यूज़फुल नहीं होते हैं, तो ये पौधे खरपतवार कहलाते हैं। अवांछित पौधे का अर्थ है कि ऐसे पौधे जिनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये खरपतवार जो होते हैं ये पादप, जो दूसरे पादप होते हैं उनके पोषक पदार्थों को खुद ग्रहण कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि फसल अच्छी नहीं हो पाती है। अब आगे पूछा गया है कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो इसे कंट्रोल करने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं। पहला तो ये कर सकते हैं कि जब फसल बोई जाती है उस समय खेत की जुताई की जाती है। तो खेत की जुताई के समय मिट्टी में से पहले वाले पौधों की जड़ें वगैरह अवशेष बाहर निकलते हैं, जो उन्हें हटा दिया जाए। और वो सूख जाते हैं, वो ऑटोमेटिक क्या होता है नष्ट हो जाते हैं, तो उनको वहाँ से हटा दें तो खरपतवार को उगने से बचाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। दूसरा कौन सा टाइम है जिस समय खरपतवार को हटाएं, फल और बीज, यानी फल लगें पौधे के उससे पहले या बीज बोने से पहले निराई की प्रक्रिया की जाए। निराई का मतलब है खरपतवार को हटाना हाथों से या जो दराता वगैरह होता है उससे किसी भी चीज़ से हटाया जाए। तीसरा है हमारा विभिन्न प्रकार के मार्केट्स के अंदर विभिन्न प्रकार के खरपतवार नाशी रसायन आते हैं, केमिकल्स आते हैं, उनका यूज़ करके, उनका छिड़काव करके भी हम खरपतवार जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार के उपाय जो है वो किसान के द्वारा किए जाते हैं खरपतवार को नष्ट करने के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा 10 है। अगला क्वेश्चन हमारा 10वां है। निम्न बॉक्स को सही क्रम से इस प्रकार लगाइए कि गन्ने की फसल का रेखा चित्र तैयार हो जाए। गन्ने की फसल का रेखा चित्र तैयार हो जाए, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ एक बॉक्स दिया गया है। पहले नंबर पर है फसल को चीनी मिल में भेजना। तो फसल को चीनी मिल में तो तब भेजेंगे जब हम फसल बोएंगे, हमारी फसल तैयार होगी। दूसरा है इसमें सिंचाई, तीसरा कटाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खेत की जुताई और खाद देना। तो ये सारे जो है सातों हमारे फसल उत्पादन या खेती के चरण हैं। हमने अगर ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है तो हम ये बिल्कुल बता सकते हैं कि सबसे पहला चरण क्या होगा। तो सबसे पहला चरण हमारा क्या होता है, मिट्टी तैयार करना, जिसे हम जुताई कहते हैं, वो प्रक्रिया होती है। तो नंबर 5 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद होता है हमारा बीज बोना, मिट्टी तैयार करने के बाद। तो नंबर 6 सेकंड नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद में बुआई की जाती है, बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद में जो है बीज के अंदर खाद और उर्वरक दिए जाते हैं। खाद उर्वरक देने के बाद में पौधे को पानी देना ज़रूरी होता है। तो फसल को क्या की जाती है, सिंचाई की जाती है। उसके बाद में जब फसल बन जाती है, फसल बड़ी हो जाने के बाद उसकी क्या करनी पड़ती है, कटाई। फिर वो जब कट जाती है उसके बाद में सूखने के बाद, थ्रेसिंग के बाद उसे कहाँ भेजा जाता है, कहाँ भेजेंगे, गन्ने की फसल तैयार हो जाए इसके लिए उसे चीनी मिल में, यानी गन्नों को कहाँ भेजेंगे, चीनी मिल में भेजा जाएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहला 5वां, फिर छठा,
फिर चौथा पद, सातवां पद, दूसरा पद, तीसरा पद और पहला पद। इस प्रकार से जो है वो इन पदों के साथ चलते हुए हम जो है गन्ने की फसल को प्राप्त कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए संकेतों की सहायता से पहेली को पूरा कीजिए। एक खाली बॉक्स दिया हुआ है, उसके अंदर कुछ शब्द लिखे हुए हैं और इस जैसे आप पहेली भरते हो उसी प्रकार से आपको इसको प्रश्न को करना है। अब ऊपर से नीचे कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, उसमें बताई गई है कि सिंचाई का एक पारंपरिक तरीका, ऐसा कौन सा पारंपरिक तरीका है? तो हमने 3-4 पारंपरिक तरीके पढ़े थे, उसी में से एक पारंपरिक तरीके को आपको यहाँ फिलअप करना है। दूसरा है बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल। बड़े पैमाने पर पालतू पशु की, बड़े पैमाने पर जीवों को पालना क्या कहलाता है? तो इस प्रकार से आपको इनको पढ़ते हुए आंसर्स भरने हैं। तो पहले हम इस बॉक्स को देख लेते हैं, नेक्स्ट हम पेपर पे आएंगे। तो इस यहाँ जो हम चित्र देख रहे हैं, जो फर्स्ट चित्र है उसके अंदर ये पहेली के हिसाब से दिया हुआ है, जहाँ पर 1 नंबर पे र लिखा हुआ है केवल, और ऊपर से नीचे हमने फर्स्ट पढ़ा था कि पारंपरिक तरीका। तो हमने मोट, रहट और ढेकली, चरस, ये सभी पारंपरिक तरीके पढ़े थे। तो अब हमारा शब्द शुरू हो रहा था र से, इसका मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा आपका रहट, या आप दूसरे में देखिए, दूसरे चित्र के अंदर बताया हुआ है। तो हमें ह और ट भरना है। अब बाएं से दाएं के अंदर, बाएं से दाएं में पहला पद है हमारा, शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं हम? रबी की फसल, जो यहाँ भरा गया है रबी भर दिया गया पहले के अंदर। अगला ऊपर से नीचे में पहले आपके दिया हुआ है, दो बड़े पैमाने पर सेकंड वाला, बड़े पैमाने पर पालतू पशुओं की उचित देखभाल, तो वो कहलाता है हमारा पशुपालन। तो हम उसको पशुपालन भर सकते थे। यहाँ सेकंड नंबर पे पशुपालन ऊपर से यहाँ तक। दूसरे चित्र में हम देखिए पशुपालन भरा हुआ है, यहाँ पे केवल शु दिया हुआ है, हमें बाकी के 4 अक्षर भरने हैं। तीसरे पर ऊपर से नीचे, तीसरे पर हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है। फसल जिसे कि वर्षा ऋतु में बोया जाता है, तो वर्षा ऋतु में जिसे बोया जाता है वो क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वो फसलें हमारी? वो कहलाती है हमारी खरीफ की फसल, खरीफ की फसल कहलाती है। अगला चौथा है आपका, बाएं से दाएं एक ही किस्म के पौधे जो बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं क्या कहलाएंगे? फसल कहलाते हैं। तो फ से शुरू होंगे, खरीफ फसल। तो इस प्रकार से हम इस पहेली को पूरा करेंगे। अगला 5वां आपके दिया हुआ है, दाएं से बाएं कि रासायनिक पदार्थ जो पौधों को पोषक प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। पोषक, क्योंकि खाद में पोषक तत्व की बहुत कमी होती है, उर्वरक में ज़्यादा होते हैं, तो वो कहलाएंगे आपके उर्वरक। तो यहाँ उर्वरक आ जाएगा आपके छठे स्थान पर। ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे फसल पक जाने के बाद उसे काटा जाता है, तो क्या कहलाती प्रक्रिया? कटाई। और इसी प्रकार से 7वें नंबर पे बाएं से दाएं प्रश्न है हमारा, खरपतवार हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। तो यहाँ 6 नंबर पे ऊपर से नीचे तक कटाई हो जाएगा और 7वें नंबर पर बाएं से दाएं हो जाएगा आपके निराई। इस प्रकार से हम इस पहेली को पूरा करते हैं। तो यहाँ आपके अध्याय फर्स्ट के क्वेश्चंस, अभ्यास प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।